गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और हमने बेसिकली समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में, यानी स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। तो जो स्फेरिकल मिरर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है हमारा अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर, और दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। और अगर हमको गोलीय दर्पण को डिफाइन करना हो कि स्फेरिकल मिरर कहते किसे हैं, तो अगर हम एक कांच का खोखला गोला ले लें, कांच का एक खोखला गोला लें और उसको काट करके उसका एक टुकड़ा निकाल लें, और जो वो टुकड़ा निकलेगा उसके किसी भी एक सरफेस पर, एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें, पेंट कर दें, तो वो बन जाता है हमारा स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। ठीक। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब किसको हम अवतल कहेंगे, किसको हम उत्तल कहेंगे, तो फिगर से देखिए, ये हमारे सामने कांच का एक गोला था, खोखला गोला, हॉलो स्फीयर है। इसके एक टुकड़े को हमने कट कर लिया, तो ये हमारा एक टुकड़ा आ गया। ये टुकड़ा हमारे पास है। अब इसके हमको एक साइड में पॉलिश करनी है। किस साइड में पॉलिश करेंगे, किधर भी कर सकते हैं, बस एक साइड में करनी है। अगर इसके हम जो सरफेस इसका बाहर की तरफ निकला हुआ है उस पर पॉलिश कर देते हैं, जैसे इसमें देखिए, जो सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ था उस पर पॉलिश कर दी गई है, तो इससे क्या हो गया, जो अंदर का सरफेस है वो और ज्यादा चमकदार हो जाता है और वो कार्य करता है एक परावर्तक पृष्ठ के रूप में। तो अंदर का जो सरफेस है वो कैसा है, धसा हुआ है। धसे हुए को ही अवतल कहा जाता है। अवतल का मतलब ये होता है, अव का मतलब झुका हुआ, तल का मतलब पृष्ठ, यानी वो पृष्ठ, वो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर कहते हैं। ठीक है ना। तो जब भी अवतल दर्पण कहे आप समझ जाइए कि जो अंदर की ओर धसा हुआ पृष्ठ है उस पर पॉलिश नहीं की गई है, दूसरे वाले पृष्ठ पर पॉलिश की गई है। जिस पर पॉलिश नहीं होगी उधर से ही प्रकाश का परावर्तन होगा, यानी वहीं से रिफ्लेक्ट होगी लाइट। तो अंदर का जो पृष्ठ है ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। अगर हम उसी टुकड़े को, उसी गोले से हम एक टुकड़ा काट लें और इस टुकड़े के अगर हम देखें तो जो अंदर की ओर धसा हुआ है उस पर पॉलिश कर दें। उसमें क्या था, जो उभरा हुआ था उस पर पॉलिश की गई, तो धसा हुआ वाला परावर्तक पृष्ठ हो गया। इसमें क्या किया गया, धसे वाले पर पॉलिश की गई, तो जो बाहर की ओर उठा हुआ पृष्ठ था, उभरा हुआ पृष्ठ था, उस पर पॉलिश नहीं की गई है, तो वो परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो उत्तल में, उत्तल का मतलब क्या है, उभरा हुआ तल, यानी वो दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। ठीक, ये परावर्तक पृष्ठ है, जिधर पॉलिश नहीं होती वही परावर्तक पृष्ठ होता है। तो जिस पर पॉलिश नहीं की गई वो परावर्तक पृष्ठ है और वो उभरा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण के जो है बन जाता है। और जिसमें धसा हुआ तल से परावर्तन होता है वो हमारा बन जाता है अवतल दर्पण। ठीक है। अब हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। कुछ ऐसे टर्म हैं जो बार बार जब भी हम दर्पण को पढ़ते हैं बार बार हमारे सामने आते हैं, तो सबसे पहले हमें उन सभी चीजों का मतलब समझ लेना चाहिए। तो ये मैंने आपके सामने कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए 8 टर्म लिख दिए हैं। ये 8 टर्म क्या है, चाहे आपका अवतल दर्पण हो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए ये सब कुछ सेम है। ये यानी जो परिभाषाएं इनकी हम बताएंगे वो दोनों के लिए ही इक्वली वैलिड होंगी, दोनों पे अप्लाई होती है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या है, तो वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिस गोले से इनको काटा गया है। यानी जो है दर्पण का केंद्र जो होता है, जिस गोले से इनको काटा गया है उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चाहे अवतल में हो चाहे उत्तल में हो, जिस गोले से इनको कट किया गया है उसी पूरे स्फीयर के गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे लिखते हैं किससे, सी से। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है कि वक्रता त्रिज्या क्या है। अब ये गोले से काटे गए हैं तो गोले में तो त्रिज्या होगी यानी रेडियस होगी, तो उसी गोले की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। तो बेसिकली ये त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से सर्कुम्फेरेंस की दूरी, यानी कि केंद्र से परिध तक की दूरी। तो P से लेकर के C तक की जो दूरी है इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, R से डिनोट करते हैं। चाहे आपका अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में P से लेकर के C तक की जो दूरी है इसी को वक्रता त्रिज्या R से लिखते हैं।
अब फिर आता है ध्रुव क्या होता है, पोल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये दर्पण का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्रुव, पोल। पोल क्या होता है, जिस तरफ पॉलिश नहीं है यानी परावर्तक पृष्ठ, उस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज नोन एज पोल। तो देखिए अवतल दर्पण है, तो अवतल में तो अंदर वाला पृष्ठ पर पॉलिश नहीं, अंदर वाला परावर्तक है, तो जो अंदर की ओर पृष्ठ है उसका जो मिड पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, उसे पोल कहते हैं। और उत्तल में अगर हम देखें तो बाहर पॉलिश नहीं है, तो बाहर वाले पर जो मध्य बिंदु है उसे हम ध्रुव कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी दूरियां हमेशा दर्पण में ध्रुव से ही नापी जाती हैं, यानी किसी को भी नापना होगा तो हम P से नापेंगे। P से बाईं तरफ वाली चीजें निगेटिव, P से दाईं तरफ वाली चीजें पॉजिटिव होती हैं। सब कुछ P पर ही डिपेंड करता है, P से ही नापी जाती है। नंबर 4 देखिए, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है, तो किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव यानी P से मिलाने वाली रेखा, यानी ये जो रेखा दिख रही है आपको PC, P से C तक की दूरी नहीं कह रहे हैं, रेखा कह रहे हैं। रेखा का कहने का तात्पर्य क्या है कि रेखा को किसी भी तरफ कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो हमें जब जरूरत पड़ेगी तो इसको हम इधर बढ़ा लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो इधर बढ़ा लेंगे। तो वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। PC से नोट करते हैं, जरूरत पड़ने पर इसे दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए फोकस क्या होता है, ठीक है ना। ये ध्रुव के बाद जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दर्पण का, वो है फोकस। इसे हम मुख्य फोकस या मेन फोकस भी कहते हैं। तो फोकस क्या होता है, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, इसमें देखिए अवतल में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यानी जो समांतर किरण आएगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब वो गुजरेगी तो जहां पर मुख्य अक्ष को काटेगी उसी को कहते हैं मुख्य फोकस, ठीक है ना। ये आपका अवतल का मुख्य फोकस है, ये आपका उत्तल का मुख्य फोकस है, क्योंकि उत्तल में किरण काटती नहीं है बल्कि वहां से निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक। तो इसका फोकस जो है वो आभासी होता है, इसका वास्तविक होता है। फोकस को कैपिटल F से लिखा जाता है। फिर आता है फोकस दूरी क्या है, फोकल लेंथ जिसे हम कहते हैं। तो दूरी मैंने अभी बताया आपको कि सारी ध्रुव से नापी जाएंगी। तो ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी है, यानी P से F तक की जो दूरी है, ये दूरी, इसी को हम कहते हैं फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। इसे स्मॉल f से लिखते हैं, ठीक। तो इसे हम अगर अवतल में देखें तो P से F अगर जाएंगे तो ये बाएं तरफ पड़ रहा है, तो इसीलिए अवतल की फोकस दूरी माइनस में होती है। और अगर उत्तल में देखेंगे तो ये दाईं तरफ पड़ रहा है, इसीलिए उत्तल की फोकस दूरी प्लस में होती है। फिर आता है हमारा फोकस तल, ठीक। फोकस तल यहाँ फिगर में नहीं बना हुआ। ये क्या होता है, एक ऐसा तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, ये है मुख्य फोकस, जो मुख्य फोकस से गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, ठीक है ना। जैसे हमने हम हाथ रखे और हाथ अगर हमारा मान लीजिए इस बोर्ड के अंदर आधा चला जाए तो हमारे हाथ के और इस मुख्य अक्ष के बीच कोण कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा। और जो ये F दिख रहा है मुख्य फोकस से हमारे हाथ के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाला वह पृष्ठ जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसी को फोकस तल कहा जाता है। फिर आते हैं द्वारक क्या होता है, द्वारक यानी एपर्चर इसको हम कहते हैं। तो इस दर्पण के दो सिरे हैं, एक आपका M1 है, एक M2 है। दोनों ही दर्पणों में आप देखिए तो M1 से M2 को मिलाने वाली जो रेखा है या M1 से M2 के बीच की जो दूरी है, जो डॉट डॉट रेखा आपको दिख रही है, तो M1 से M2 को मिलाने वाली रेखा को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। इसकी एक और परिभाषा बनती है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और समझिए दर्पण के जो दोनों किनारे हैं, बिल्कुल आखिरी के जो दोनों पॉइंट हैं, उनके बीच की जो दूरी है उसी को द्वारक कहते हैं। उसी इनको मिलाने वाली जो रेखा है वही द्वारक कहलाती है। M1 M2 से इसे डिनोट किया जाता है। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पर सारे पॉइंट जो हैं, ठीक है ना, जो हमारे दर्पण से, चाहे आपका अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों दर्पणों को आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आप इन सारी परिभाषाओं से अच्छे से वाकिफ होंगे। इसके साथ ही
एक और चीज है जो कि देखिए वक्रता त्रिज्या है r और फोकस दूरी है f। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, f इक्वल टू r बाई 2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा जो है वो फोकस दूरी के बराबर होता है। तो जिसकी फोकस दूरी माइनस में होगी उसकी वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होगी, जिसकी फोकस दूरी प्लस में होगी उसकी वक्रता त्रिज्या भी प्लस में होती है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग हमारा जो अगला टॉपिक इसी में है कि जब कोई भी किरण दर्पण पर आती है पड़ती है तो वो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, किधर से होकर के वो लौटेगी। इसके लिए 3 नियम है। ये 3 नियम आप अगर जान पाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे है, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, किस नियम के आधार पर बनता है। तो उसके 3 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, देखिए आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, यहां पर फिगर मैंने बनाया है अवतल दर्पण के लिए मैंने बना दिया है, लेकिन यही सेम सब कुछ अप्लाई होगा उत्तल दर्पण पर भी। ठीक है ना, रूल सबके लिए वही है। जैसे ये 8 परिभाषाएं जो है वो दोनों दर्पणों के लिए समान है, वैसे ये रूल भी जो यहाँ पर तीनों है वो अवतल और उत्तल दोनों के लिए समान है। तो पहला नियम क्या कहता है, चित्र देखिए, मैं चित्र से आपको बता देता हूं नियम क्या कह रहा है। देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो कहां से वापस जा रही है, फोकस से जा रही है। यही नियम है कि किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम इसी का जस्ट अपोजिट। इसमें देखिए प्रकाश किरण कहां से आ रही है, फोकस से आ रही, कहां जा रही, समांतर होकर के जा रही है। ठीक है ना, तो किसी दर्पण पर मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र से होकर के आती है, तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक, ये 3 नियम हो गए हमारे। पहला क्या कह रहा है कि समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाएगी, दूसरा कह रहा है फोकस से आने वाली समांतर हो जाएगी, और तीसरा कह रहा है कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक हो गया। आप सभी लोग इसका एक जो है स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें ताकि एक ही फोटो में आप सब कुछ समझ जाएं। तो लगातार हमारे साथ वीडियो में बने रहें, हमारी सीरीज के बहुत सारे अन्य वीडियोज को भी आप देखते रहें और लगातार हमें आप अपना सपोर्ट जरूर देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।